चलिए, the first question is we have to solve x plus 2 upon 3 less than equals to 2. We have to solve this inequality, and we know that in order to solve an equality we just have to do the same steps which we did in equals to sign. equals to equations को जिस तरह solve किया जाता है उसी तरह बिल्कुल inequality को भी हम solve करते हैं. तो we have to shift this 3 on the other side. जब इस 3 को मैं shift करूंगा दूसरी side पे, तो this 3 will be multiplied with 2 and 3 multiplied by 2 will be 6. ठीक है, तो x प्लस टू इज लेस देन 6 हो जाएगा, और फिर ये प्लस 2 को जब मैं शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड पे तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, और 6 माइनस 2 4 हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये आ जाएगा कि x इज लेस देन इक्वल टू 4. मैंने ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी है, 1 नंबर की थी. पार्ट बी में वो आपसे कह रहा है राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. इस तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम भी किए थे कि हमें इंटीजर्स की वैल्यू लिखनी है, लेकिन दिस इज अ साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पेयर अप करना पड़ता है. ठीक है, हमने फर्स्ट 2 को पेयर अप किया. पहले मैंने -1 को लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 3 के साथ पेयर अप किया. ये जो प्लस 3 था ये जब शिफ्ट होकर दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -3 हो जाएगा. -1 एंड -3 विल बी -4. -4 विल बी लेस देन इक्वल टू 4y, और सिंस आई वांट माय वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड, मुझे वेरिएबल लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो 4y मैंने इधर लिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4. अब मुझे 4 यहाँ से हटाना है, तो इसका मतलब है आई हैव टू डिवाइड 4 ऑन बोथ द साइड्स. तो मुझे यहाँ भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और मुझे यहाँ भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1. ठीक है, एक इनइक्वालिटी को मैंने पेयर अप करके सॉल्व किया तो वो इस तरह आ गई. अब मैं दूसरी वाली को पेयर अप करता हूँ. तो लास्ट 2 को पेयर अप करता हूँ. 4y प्लस 3 इज लेस देन 11. इन दोनों को पेयर अप किया मैंने इधर, और जब मैंने सॉल्व किया इस प्लस 3 को शिफ्ट किया तो ये वहां जाके माइनस हो गया. 11 में से जब मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस विल बी 8. 4y इज लेस देन 8 एंड आई हैव टू रिमूव दिस 4, सो आई विल डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स. मैंने यहाँ भी 4 से डिवाइड किया और मैंने यहाँ भी 4 से डिवाइड किया. तो द फाइनल आंसर इज y इज लेस देन 2. अब ये कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, मतलब y -1 और -1 से बड़ा है और y 2 से छोटा है. तो इसका मतलब है कि जो मेरी इंटीजर्स जो वैल्यू आएंगी वो -1 भी आएगी, -1 से अगला इंटीजर 0 भी आएगा, 0 के बाद 1 भी आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि ये कह रहा है कि y इज लेस देन 2. तो दीज विल बी माय आंसर्स. ये 3 मेरे इंटीजर के आंसर्स हो जाएंगे. पार्ट सी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने पार्ट बी किया है. पार्ट सी में अगेन आई हैव द साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज. पहले मैंने फर्स्ट 2 को पेयर अप किया. -3 लेस देन 2y -6 पेयर अप किया मैंने. ये जो -6 था इसको शिफ्ट किया, ये +6 हो गया. -3 प्लस 6 विल गिव मी 3, और ये 2 यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो y विल बी ग्रेटर देन 3/2. 3/2 को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1.5 आ जाएगा. फिर मैंने लास्ट 2 को पेयर अप किया. लास्ट 2 जो है वो 2y -6 इज लेस देन 4 है, तो मैंने 2y -6 इज लेस देन 4 को पेयर अप किया. ये -6 उधर चला जाएगा, 10 हो जाएगा. 6 + 4 = 10 एंड y विल बी लेस देन, जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो दिस विल बी 5. तो जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो दिस विल बी 1.5. ये 1.5 हो जाएगा. ठीक है, और मुझे अब इंटीजर की वैल्यूज लिखनी है. तो 1.5 के बाद जो अगला इंटीजर है, 1.5 इज नॉट एन इंटीजर. 1 इंटीजर है, 1 के बाद 2 इंटीजर है, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा. 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि y इज लेस देन 5, y 5 से छोटा है. इसका मतलब है 5 से छोटे इंटीजर्स जो है वहां तक आएगा. तो 2, 3 एंड 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इन 3 तरह के क्वेश्चंस हैं. ये हमने अपनी कॉपीज में भी किए थे लास्ट टाइम, जिसमें हमें इंटीजर वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी. इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं.
आगे हमारे पास थोड़े से ग्राफ के क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट और डिफिकल्ट भी हैं, उसको थोड़ा सा जो है वो समझने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं पढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में वो मुझसे कह रहा है कि इन द डायग्राम, ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, द अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन को इसने आर का नाम दिया है, जो कि ये सेंटर में नजर आ रहा है। दिस इज द अनशेडेड रीजन, इट इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, ये 3 इनइक्वालिटीज से डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, इनइक्वालिटीज का मतलब 3 लाइंस है ना, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2 एंड दिस इज लाइन L3। ठीक है, दीज आर द 3 इनइक्वालिटीज विच इज डिफाइनिंग दिस रीजन। 2 इनइक्वालिटीज वो मुझे दे रहा है और मुझसे कह रहा है कि थर्ड इनइक्वालिटी आप खुद फाइंड आउट करो। ठीक है, अच्छा अब थर्ड इनइक्वालिटी मुझे खुद फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है कि मुझे लाइन की इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी। पहले मैं लाइन की इक्वेशन बनाऊंगा और उसके बाद मैं उस लाइन की इक्वेशन को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मुझे ये पता नहीं था कि ये लाइन L1 L2 और L3 कौन सी है, तो मैंने खुद आइडेंटिफाई किया इन दोनों को देख के। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। पहली लाइन है y इज लेस देन इक्वल्स टू 2x+2। सिर्फ y इंटरसेप्ट देखो, सिर्फ y इंटरसेप्ट देखो इस लाइन का, इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है +2। अब जल्दी से जाओ और देखो ग्राफ में ऐसी कौन सी लाइन है जो 2 से पास हो रही है। तो ग्राफ में ये वाली लाइन है जो 2 से पास हो रही है, ये कहलाता है y इंटरसेप्ट ना। तो इस लाइन को मैंने L1 का नाम दे दिया और मैंने L1 यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, आपको भी यही काम करना है। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ। अब इसमें मुझे बताओ कि y इंटरसेप्ट क्या है। अब इसका y इंटरसेप्ट जो है ना वो +5 है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू mx+c। ये जो आखिर में कांस्टेंट होता है जो c होता है, ये कहलाता है बेसिकली y इंटरसेप्ट। तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि y इंटरसेप्ट कौन सा है 5। तो अब मुझे देखना है कौन सी लाइन 5 से पास हो रही है, ये वाली। तो मैंने इसको L2 दे दिया। L1 और L2 उसने मुझे दी हुई है, मुझे सिर्फ L3 की इक्वेशन लिखनी है। इनइक्वालिटी लिखने का मतलब है कि पहले इक्वेशन लिखनी पड़ती है और उसको फिर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहले मैं L3 की इक्वेशन लिखूंगा। L3 की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक स्लोप और एक y इंटरसेप्ट। क्योंकि हमेशा मुझे याद है कि जब भी मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बनाता हूँ मुझे दो चीजें चाहिए होती थी, एक स्लोप चाहिए होती थी और एक y इंटरसेप्ट चाहिए होता था। तो अब मैंने ये देखा कि ये जो मेरी लाइन L3 है, इसका कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, ये 0 से पास हो रही है, इसका कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, ये y एक्सिस को कट नहीं कर रही। तो मैंने इसका y इंटरसेप्ट 0 ले लिया। जब आपकी लाइन y को कट ना करे, 0 से पास हो रही हो, तो इसका मतलब है कि उसका y इंटरसेप्ट 0 होता है। तो मेरे पास आ गया y इंटरसेप्ट 0। अब देखो मैंने स्लोप कैसे निकाली। स्लोप आपके पास दो मेथड से निकालने के, एक तो राइज अपॉन रन भी है और दूसरा बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला भी है। आप दो पॉइंट कंसिडर कर लो इस लाइन पे कोई भी। एक आपने ये वाला पॉइंट ले लिया 0 0 और एक आपने ये वाला पॉइंट ले लिया 2 और 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये 2 और 1 है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया 0 0 और उसी लाइन पे, ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की स्लोप चाहिए ना मुझे L2 L3 की। तो L3 में एक लाइन मैंने ये ले लिया 0 0 और एक लाइन में एक पॉइंट ये ले लेता हूँ 2 और 1। ठीक है, और अब मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, तो मैं बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 है। तो मेरे पास ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो जब मैं इसकी स्लोप निकालूंगा तो y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 0, और फिर जब नीचे वाले की स्लोप निकालूंगा तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 0। तो इसकी स्लोप कितनी आ गई 1/2। ठीक है, और राइज अपॉन रन वाले मेथड से भी इसकी स्लोप जो है वो 1/2 ही आ रही है। देखो मैंने निकाली है राइज अपॉन रन से, 1 राइज 2 रन। पूछिए, बोलो। अयान आ रही है आपकी आवाज, पूछो। सर उसका शायद इंटरनेट बुरा आ रहा है, वो लीव कर गया फिर से। अब आ चलो गया। ठीक है, चलो वो पूछ लेगा, जब आएगा वो पूछ लेगा। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो स्लोप आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। आप बाय राइज अपॉन रन से भी निकाल सकते हो, आप बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। मैंने आपको दोनों से निकाल के दिखा दिया है। राइज अपॉन रन से कैसे निकालेंगे, 1 राइज 2 रन, 1 राइज 2 रन, 1 सर राइज। सर जी अयान पूछिए। सर आपने अब तक क्या कराया? मेरा नेट कनेक्शन लॉस्ट हो गई थी। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है ये वाला, जो कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो तुम इसको बाद में देख लेना, रिकॉर्डिंग में देख लेना इसको। स्क्रीनशॉट खींच ली।
ले लिया? थैंक यू सर। चलो, अब मैं ये क्वेश्चन समझा रहा था, मैं ये क्वेश्चन कह रहा था कि मुझे इसमें जो है ना वो थर्ड इनइक्वालिटी खुद लिखनी है। तो थर्ड इनइक्वालिटी लिखने के लिए पहले मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और फिर मैं उस इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगा इनइक्वालिटी में। अब इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो L3 की इक्वेशन लिखनी है ना, तो L3 की स्लोप मैंने निकाल ली, दोनों मेथड से निकाल ली, राइज अपॉन रन वाले मेथड से भी निकाल ली और मैंने बाय 2 पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल ली। दोनों से मेरे पास स्लोप सेम आ रही है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी मेथड से निकालो, ठीक है। बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला जो है ना वो हमें आसान लगता है, राइज अपॉन रन में अभी भी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभार कि राइज अपॉन रन है क्या। तो इसको बाय 2 पॉइंट फॉर्मूले से ही निकालते रहेंगे। अपनी मर्जी से हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए इस लाइन पे। पहला पॉइंट हमने ये ले लिया 0 0 और अगला पॉइंट हमने ये ले लिया 2 और 1। कोशिश किया करो ऐसे पॉइंट लो जो होल नंबर्स में हो। और हमने फिर y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से जो है वो इस लाइन की स्लोप निकाल ली। इस लाइन की स्लोप आ रही है हाफ। अब जब मेरे पास y इंटरसेप्ट भी है और स्लोप भी है तो मुझे सिर्फ इक्वेशन लिखनी है y इज इक्वल टू हाफ एक्स। हाफ क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि मैं m की जगह पे हाफ लिखूंगा क्योंकि लाइन की स्लोप हाफ है। x की जगह पे मैंने x लिखा प्लस, चूंकि मेरे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। हाफ एक्स में जब मैं 0 ऐड करूंगा तो मेरे पास जो है वो हाफ एक्स आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये इक्वेशन है इस लाइन की, ये इस लाइन की इक्वेशन है। मुझे इक्वेशन नहीं लिखनी थी, मुझे इनइक्वालिटी लिखनी थी। तो इनइक्वालिटी लिखने के लिए मुझे ये बताओ कि ये जो लाइन है रीजन इससे अबव है कि बिलो है? रीजन इससे अबव है कि बिलो है? y की बड़ी वैल्यूज पे है या y की छोटी वैल्यूज पे? तो ये रीजन जो है वो बेसिकली इस लाइन से अबव है। देखो ये लाइन है, ठीक है, और रीजन जो है वो इस लाइन से ऊपर है, अबव है। अबव का मतलब ग्रेटर देन। तो इसीलिए मैंने जो है वो इक्वल्स टू का साइन हटा के ग्रेटर देन का साइन लगाया। और चूंकि देखो ये लाइन बोल्ड है, ये डॉटेड लाइन नहीं है, ये बोल्ड लाइन है। तो बोल्ड लाइन का क्या मतलब होता है? इक्वल्स टू का साइन भी आएगा। तो इक्वल्स टू का साइन लगा के मैंने अपनी इनइक्वालिटी को डिफाइन कर दिया। यही तरीका होता है इनइक्वालिटी डिफाइन करने का। पहले आपको लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ती है और फिर आप ये देखते हो कि आपका रीजन अबव है कि बिलो है। अगर रीजन अबव होता है तो ग्रेटर देन का साइन आता है और अगर रीजन बिलो होता है तो लेस देन का साइन आता है, ठीक है। तो इस तरह मैंने जो है वो अपनी इनइक्वालिटी को डिफाइन किया। पहले इक्वेशन लिखी और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया इनइक्वालिटी में। तो हमेशा इनइक्वालिटी लिखने के लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। पार्ट बी में फिर वो मुझे साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी दे रहा है और फिर मुझसे यही पूछ रहा है कि फाइंड द इंटीजर वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। फिर मैंने फर्स्ट टू को पेयर अप किया, 4 लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस 13। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, इस प्लस 13 को शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड पे, ये माइनस हो जाएगा और 4 में से 13 माइनस करूंगा तो -9 आएगा और लेस देन इक्वल्स टू 2x। और अब मुझे जो है वो x की वैल्यू चाहिए तो मैं बोथ साइड्स पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4.5 आ जाएगा एक आंसर। फिर मैं फाइनल टू को पेयर अप करूंगा, 2x प्लस 13 इज लेस देन 9। ये प्लस 13 है वहां जाके शिफ्ट होगा, -13 हो जाएगा, दिस विल बी -4। और ये 2 जो है यहाँ, बोलिए सर आप कह रहे हैं कि 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो उसको उधर शिफ्ट नहीं करेंगे? ये वाली, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? जी सर, आपने कह रहे हैं जैसे आप दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, आप 2 को उधर शिफ्ट नहीं करेंगे? वो एक ही बात है, एक ही बात है। वो तुम हमारे पास वो एक ही बात होती है ना, या फिर 2 को शिफ्ट कर दो तो डिवाइड हो जाएगा वहां जाके, और अगर आप डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय 2 कर दोगे तब भी यही बात होगी। ओके एक ही बात होती है दोनों, ठीक है। यहाँ देखो मैंने ऐसे ही किया, यहाँ भी मैं चाहता तो यूं लिख सकता था डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, मैंने बस डायरेक्ट 2 को वहां शिफ्ट कर दिया। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक ही बात होती है, आंसर सेम ही आता है।
तो अब मेरे पास जो है वो एक आंसर है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4.5 और एक आंसर है x इज लेस देन -2। तो इसका मतलब है -4.5 और -2 के दरमियान जितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो मेरा आंसर होंगे। तो -4.5 के बाद जो अगला इंटीजर आएगा वो आएगा -4 और उसके बाद जो अगला इंटीजर आएगा वो आएगा -3। -2 मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये कह रहा है कि -2 से छोटा है, तो इसका मतलब है यही दो मेरे आंसर्स हो जाएंगे। तो इसको -4 और -3 लिख लो या -3 और -4 लिख लो, बोथ आर सेम थिंग। तो दीज आर द टू आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसमें भी वो मुझसे यही चीज कह रहा है कि द शेडेड रीजन इनसाइड द ट्राइंगल ABC इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। ये मेरे पास शेडेड रीजन है पूरा। इस शेडेड रीजन को डिफाइन करने के लिए मेरे पास 3 इनइक्वालिटीज हैं, 3 लाइंस हैं, ठीक है। और एक लाइन वो मुझे दे रहा है, वन ऑफ दीज इज x प्लस वाई इज लेस देन 5.5। एक लाइन वो मुझे दे रहा है, एक इनइक्वालिटी वो मुझे दे रहा है और बाकी 2 इनइक्वालिटीज वो मुझसे कह रहा है कि आप लिख के दिखाओ। तो इसका मतलब है कि मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले तो कि ये जो गिवन है ये कौन सी इनइक्वालिटी है। तो मैंने देखा y इंटरसेप्ट इसका आ रहा है 5.5, तो 5.5 इधर आ रहा है, ठीक है। 5.5 ये आ रहा है तो मैंने L1 इसको लिख दिया, ये L1 है, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे L2 की इक्वेशन बनानी है और फिर उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है और L1 की इक्वेशन बना के फिर उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो मुझे यहाँ दो लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लाइन L3 जो है जिसको मैंने L3 का नाम दिया वो तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसकी तो मुझे इतनी परेशानी है ही नहीं क्योंकि तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन के लिए हमें कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ती। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को कट करती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमेशा वाई एक्सिस को कट करती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमेशा वाई आती है, वाई इज इक्वल टू, और वो जिस पॉइंट से पास हो रही होती है वो पॉइंट आ जाता है। और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बहुत आसान है, हमें पता है एक्स एक्सिस को कट करती है तो एक्स इज इक्वल टू, और जिस भी पॉइंट से पास हो रही होती है वो उसकी इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ भी हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से। तो मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो L3 है, तो पहले मैं L3 की इक्वेशन लिखता हूँ। L3 की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये किससे पास हो रहा है, ये 3 से पास, ये 1 से पास हो रहा है और y एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 1, ठीक है। चूंकि ये रीजन अबव है इस लाइन के, ठीक है, ये रीजन अबव द लाइन है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो इनइक्वालिटी आ जाएगी वो आ जाएगी y इज ग्रेटर देन 1। और चूंकि ये लाइन डॉटेड है, ये बोल्ड लाइन नहीं है, ये डॉटेड लाइन है, तो इसका मतलब है कि इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा। L2 की इक्वेशन लिख लेते हैं। L2 की इक्वेशन लिखने के लिए फिर मुझे दो चीजें चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक वाई इंटरसेप्ट। क्योंकि ये जीरो को कट कर रहा है, इसका कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट जीरो हो गया। और स्लोप निकालने के लिए मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, एक पॉइंट मैंने ले लिया 0 0 और एक पॉइंट मैंने ले लिया 1 और 2। ग्राफ बोलो सर, ये आप एक ग्राफ दिखा रहे थे, वो आप फिर से दिखाइए। वो पीछे वाला ग्राफ, ये वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। चलो, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन L2 की इक्वेशन लिखनी है ना। तो L2 की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो वाई इंटरसेप्ट तो इसका कोई है नहीं क्योंकि ये जीरो से पास हो रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट मैंने लिख दिया 0, ठीक है। जब लाइन आपकी वाई एक्सिस को कट ना करे, जीरो से पास हो रही हो, तो इसका वाई इंटरसेप्ट 0 होता है। और स्लोप निकालने के लिए मुझे दोबारा वही काम करना पड़ेगा, दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, एक मैंने 0 0 ले लिया और एक मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया 1 और 2, ठीक है। क्योंकि मुझे L2 की इक्वेशन चाहिए ना, तो L2 पे ही मुझे दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। एक मैंने ये पॉइंट ले लिया 1 और 2 वाला और एक मैंने 0 0 ले लिया और x1 y1 लिखा, x2 y2 लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज डाली। तो y2 मेरा 2 है, y1 0 है, तो 2 - 0 अपॉन 1 - 0।
तो इसकी जो स्लोप आ गई वो आ गई 2। और अगर आप यहाँ भी देखो तो 2 राइज है और 1 रन है। 2 राइज 1 रन, तो 2/1 ही स्लोप आ रही है राइज अपॉन रन से भी। अब मुझे स्लोप भी पता चल गई, मुझे वाई इंटरसेप्ट भी पता चल गया, मैंने सिर्फ इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी। वाई इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे मैंने 2 डाल दिया और वाई इंटरसेप्ट की जगह पे मैंने 0 डाल दिया, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट 0 आ रहा है ना। तो 2x में जब मैं 0 ऐड करूंगा तो 2x ही आएगा, तो मैंने इसलिए इसको रब कर दिया। अब ये आइडेंटिफाई करो कि ये जो रीजन है ये अबव द लाइन है कि बिलो द लाइन है। तो जब आप इस रीजन को देख रहे हो तो ये बिलो द लाइन है, ये लाइन के नीचे है, ठीक है। तो y की वैल्यूज यहाँ स्मॉलर है, या ऊपर जाऊंगा तो y की वैल्यूज बढ़ेंगी, नीचे जाऊंगा तो y की वैल्यूज कम होंगी, तो लेस देन वाला एरिया है। इसीलिए मैंने यहाँ लेस देन का साइन यूज किया और अपनी इनइक्वालिटी को डिफाइन कर दिया। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए में मुझे 2 इनइक्वालिटीज डिफाइन करनी थी, ये मेरी पहली इनइक्वालिटी आ गई और ये दिस इज द सेकेंड इनइक्वालिटी। पार्ट बी में मुझसे कह रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट लाई इन द शेडेड रीजन। ठीक है, इस शेडेड रीजन में कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब कितने होल नंबर वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चूंकि मैं ये डॉटेड लाइन है तो मैं लाइन के ऊपर तो पॉइंट ले नहीं सकता, क्योंकि डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये वाले लाइन तो इसका पार्ट नहीं है। तो मैं देख लूंगा कि अंदर कितने कंप्लीट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मेरे पास एक ये आ रहा है होल नंबर वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स होल नंबर में है, एक ये आ रहा है मेरे पास और एक ये आ रहा है। इन तीन के अलावा मेरे पास कोई शेडेड रीजन के अंदर कोऑर्डिनेट इंटीजर वाले नहीं आ रहे। ये भी डेसिमल्स में है, ये सारे डेसिमल में है, ये सारे डेसिमल में, यही 3 आ रहे हैं जो कि होल नंबर्स में इंटीजर्स में। तो मैंने यही आंसर लिख दिया इसका कि 3 है। और फिर मैंने ये भी बता दिया कि वो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक 2 2 है, एक 3 2 है और एक जो है वो 2 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वही वाला काम दोबारा करना है। वी हैव टू राइट डाउन द अदर 2 इनइक्वालिटीज। एक इनइक्वालिटी हमें दी हुई है, पहले हमने वो डिफाइन किया कि वो कौन सी है। पहले तो हमने इसका जस्ट चेक द वाई इंटरसेप्ट, इसका जल्दी से वो वाई इंटरसेप्ट चेक किया, -2 आ रहा था। तो जल्दी से तीनों लाइंस में से चेक करो कौन सी लाइन है -2 से जो पास हो रही है। तो ये वाली लाइन पास हो रही है -2 से, तो मैंने इसको L1 लिख दिया, दिस इज द लाइन L1। अब मुझे बाकी 2 लाइन की इक्वेशन खुद लिखनी है। इक्वेशन पहले लिखूंगा फिर उसको कन्वर्ट कर दूंगा इनइक्वालिटी में। तो इक्वेशन लिखने के लिए L2 मेरे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो पता है वाई एक्सिस से पास हो रही है। तो इसकी इक्वेशन लिखना सबसे आसान है, तो मैंने जल्दी से इसकी इक्वेशन लिख ली, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और सिंस दिस रीजन इज बिलो द लाइन, ये रीजन जो है वो लाइन के बिलो है, लोअर वैल्यूज की तरफ है, तो इसलिए मैंने जो है वो अपना साइन लेस देन का यूज किया। और चूंकि ये लाइन बोल्ड है, बोल्ड लाइन है, तो इसलिए मैंने लेस देन
इक्वल्स टू का साइन यूज करके इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। In order to write the equation of line 3, L3 की इक्वेशन लिखने के लिए वही मुझे दोबारा वही काम करना पड़ेगा। I need two things. The first thing is the y-intercept. तो मैंने ये देखा कि ये 0 से पास हो रही है, इसका मतलब है इसका y-intercept 0 हो गया। और I need 2 points to find the slope. मुझे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया और मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया, और ये वाला पॉइंट जो है वो 0 0 हो गया और ये वाला पॉइंट जो है वो -1 और 2 हो गया। तो मैंने 2 पॉइंट्स लाइन पे कंसिडर किए और फिर मैंने स्लोप का फॉर्मूला यूज किया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की जगह पे मैंने 2 पुट किया, y1 की जगह पे मैंने 0 पुट किया, 2 - 0 2 आ गया, और x2 की जगह पे मैंने -1 पुट किया, -1 - 0 इज -1, तो 2 डिवाइडेड बाय -1 इज -2, तो इसकी स्लोप -2 आ गई। अब जब मेरे पास स्लोप भी आ गई है और y इंटरसेप्ट भी आ गया है, तो आई जस्ट नीड टू राइट द इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m की जगह पे मैंने -2 पुट कर दिया, और चूंकि मेरे पास c 0 है तो c की जगह पे मैं 0 लिखता नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने जो है वो यहाँ c 0 लिखा नहीं है, क्योंकि आप 0 लिखोगे भी तो ऐड करोगे 0, ये आंसर आएगा -2x, क्योंकि c 0 है ना मेरे पास। तो y इज इक्वल टू -2x, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू -2x। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये देखूंगा कि लाइन से अबव है रीजन या बिलो है। तो लाइन से अबव रीजन था, y की वैल्यूज यहाँ बढ़ती रहेंगी, ऊपर की तरफ जाते रहोगे, इसीलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन इसलिए लगाया क्योंकि लाइन बोल्ड है, ठीक है। दिस इज अ बोल्ड लाइन, तो बोल्ड लाइन के लिए मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा के इसको अपनी इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो दिस इज द सेकंड इनइक्वालिटी, मैंने दोनों इनइक्वालिटीज को डिफाइन कर दिया। तो पहले इक्वेशन बनाओ, पहले इक्वेशन बना लो, और इक्वेशन बनाने के बाद फिर ये देखो कि लाइन रीजन अबव है कि बिलो है। अबव का मतलब y की ग्रेटर वैल्यूज की तरफ जा रहा है रीजन, और बिलो का मतलब y की लेसर वैल्यूज की तरफ जा रहा है। तो ग्रेटर वैल्यूज है तो ग्रेटर देन वाला साइन यूज करेंगे, लेसर वैल्यूज है तो लेसर देन वाला साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर हमें वही काम करना है, अगेन प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोग की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो काम करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल फाइंड आउट करनी है, तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल ये रही मेरे पास। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आई हैव टू कंसीडर 2 पॉइंट्स। तो मैंने पहला पॉइंट ये ले लिया, दिस इज पॉइंट 4 and 3, और सेकंड पॉइंट इज 2 2, मैंने 2 2 ले लिया। दो पॉइंट्स मैंने इस लाइन पे कंसीडर कर लिए, एंड देन आई यूज द फॉर्मूला y2 - y1, क्योंकि ग्रेडियंट का वो फॉर्मूला मेरे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है। तो y2 की जगह पे मैंने जो है वो 2 पुट किया, y1 की जगह पे मैंने 3 पुट किया, तो 2 - 3 इज -1, और x2 की जगह पे मैंने फिर 2 पुट किया, और y2 x1 की जगह पे मैंने 4 पुट किया, तो 2 - 4 -4 हो गया, -2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इस लाइन की ग्रेडियंट मेरे पास आ गई हाफ।
नेक्स्ट पार्ट में वही शेडेड रीजन ऑन द डायग्राम इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। शेडेड रीजन इसकी बात कर रहा है, 3 इनइक्वालिटीज इसको डिफाइन करनी है। एक इनइक्वालिटी उसने मुझे दे दी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। तो पहले मैंने देखा कि ये लाइन है कौन सी ना, ये इनइक्वालिटी कौन सी है। तो पहले मैंने y इंटरसेप्ट देखा, इसका 4 आ रहा था। तो मैंने देखा 4 से कौन सी लाइन पास हो रही है, ये वाली। तो मैंने इसको L1 मार्क कर दिया और ये L1 हो गई। तो अब मुझे L2 की और L3 की इक्वेशन पहले लिखनी पड़ेगी, फिर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा इनइक्वालिटी में। यही काम मुझे करना है। तो सबसे पहले मैंने L2 की इक्वेशन लिखी। L2 इज बेसिकली अ वर्टिकल लाइन। तो L2 वर्टिकल लाइन है और ये x एक्सिस को कट कर रही है 1 पॉइंट पे। तो इसकी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 1। क्योंकि मुझे पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ती। बस मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि ये जो लाइन है ये कौन से एक्सिस को कट कर रही है और कौन से पॉइंट से पास हो रही है। तो ये x एक्सिस को कट कर रही है और 1 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये रीजन इस लाइन के अबव है, ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है ना, x की बड़ी वैल्यूज की तरफ है ये रीजन, इसीलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज किया, क्योंकि ये लाइन बोल्ड है। जब लाइन बोल्ड होती है तो इसका मतलब है मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करता हूँ, और 1 से ये बड़ा है, तो ये पहली इनइक्वालिटी हो गई। दूसरी इनइक्वालिटी की ग्रेडियंट तो मैं निकाल चुका हूँ, हाफ। दूसरी इनइक्वालिटी L3 है। तो जो लाइन L है बेसिकली, तो उसकी ग्रेडियंट तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, हाफ है। और मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पे। तो इसका मतलब है कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, +1। तो मेरे पास अब दोनों चीजें हैं, सिर्फ मुझे इक्वेशन लिखनी है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m की जगह पे मैंने हाफ लिखा क्योंकि इसकी ग्रेडियंट हाफ है, और c की जगह पे मैंने +1 लिखा। तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 1। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ये जो लाइन L है इसकी इक्वेशन आ गई। मुझे इक्वेशन नहीं लिखनी होती, मुझे इनइक्वालिटी लिखनी होती है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनइक्वालिटी में। तो ये देखना पड़ेगा कि रीजन अबव है कि बिलो है। तो रीजन जो है वो इस लाइन से अबव है, ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है, इसीलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज किया। इक्वल टू का साइन हटा के इसकी जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करके मैंने अपनी इनइक्वालिटी को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक दोबारा ग्राफ है प्रॉपर। फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है द डायग्राम शोज अ शेडेड रीजन। ये जो डायग्राम है इसमें शेडेड रीजन आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है। ये मुझसे पूछ रहा है कि राइट डाउन द नेम ऑफ दिस शेडेड पॉलीगॉन। इस शेडेड पॉलीगॉन का नाम बताओ। पॉलीगॉन का मतलब होता है शेप्स विद मेनी साइड्स। तो इसकी 5 साइड्स हैं, अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 और 5 साइड्स इसकी आ रही है। तो 5 साइडेड फिगर को मैं कहता हूँ पेंटागन। इसका नाम होता है 5 साइडेड फिगर का पेंटागन। तो इसका नाम मैंने पेंटागन लिख दिया।
नेक्स्ट पार्ट में वो मुझसे वही कह रहा है कि दिस शेडेड रीजन इज डिफाइंड बाय 5 इनइक्वालिटीज। देखो 5 लाइंस है ना, तो 5 साइड का मतलब 5 लाइंस, तो 5 लाइंस है, 5 इनइक्वालिटीज हैं, तो 3 उसने मुझे दी हुई है और बाकी की 2 वो कह रहा है कि आपको खुद लिखनी है। तो 3 में देखो एक लाइन तो ये है वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस जो है उसकी, क्योंकि ये वाई एक्सेस से बड़ा है तो इसका मतलब है वाई इज ग्रेटर देन 0। दूसरी लाइन है मेरे पास एक्स एक्सेस, जिसको मैंने L2 का नाम दिया, क्योंकि ये रीजन एक्स एक्सिस से अबव है पॉजिटिव साइड पे, तो मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और थर्ड लाइन वो मुझे दे रहा है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो इसका y इंटरसेप्ट +2 आ रहा है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि +2 वाली लाइन कौन सी है, तो +2 वाली लाइन ये वाली है जो कि 2 से पास हो रही है, तो मैंने इसको नाम दे दिया L3 का। तो लाइन L1 L2 और L3 की इक्वेशन उसने मुझे दी हुई है, मुझे L4 और L5 की इक्वेशन बना के उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो L4 की सबसे आसान इक्वेशन, L4 आपके पास हो जो है वो वर्टिकल लाइन है जो कि पास हो रही है एक्स एक्सिस से, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बनाना सबसे आसान है। तो मैंने यहाँ इक्वेशन भी लिख ली x इज इक्वल टू 5, और मैंने ये देखा कि रीजन जो है वो ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है कि लेस वैल्यूज की तरफ है। तो मैंने ये देखा कि x की लेस वैल्यूज की तरफ है, क्योंकि यहाँ जाऊंगा तो 5 से वैल्यूज बढ़ेंगी और यहाँ जाऊंगा तो 5 से वैल्यूज कम होंगी, तो इसीलिए मैंने लेस देन का साइन यूज किया। और चूंकि ये लाइन बोल्ड थी इसलिए मैंने लेस देन इक्वल्स टू 5 लिख लिया। तो ये मेरे पास पहली इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है, ये L4 की इक्वालिटी हो गई, लाइन 4 की मैंने इक्वेशन भी लिखी और उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट भी किया। और अब इट्स टाइम फॉर L5। लाइन 5 मेरे पास ये वाली है, तो again I have to write the equation first. In order to write the equation I need two things. The first one is the y-intercept. I know the y-intercept. I know the y-intercept. The line is passing through 6, so the value of y-intercept is 6. In order to find the slope find out करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए। दिस इज 1 5 एंड दिस इज 0 6। एक मेरे पास पॉइंट आ गया 1 5 and the other point is 0 6। जब आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 5, y2 मेरे पास 6 है, 6 माइनस 5 करोगे तो 1 आ जाएगा। और x2 माइनस x1 करोगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा। सर बोलिए। सर मेरी लाइट चली गई थी तो अभी मेरा नेट चला है। सर आप क्या करवाए थे इस टाइम में ये बता दें। 10 मिनट हुए तो हुए। मैंने यही वर्कशीट के क्वेश्चन ही कर रहा है, रिकॉर्डिंग में देख लेना तुम्हें समझ में आ जाएंगे। मैंने यही वाले क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना लाइन से। हमने लास्ट शायद तुमने क्वेश्चन नंबर 2 किया हो या 3 किया हो, तो उसके बस बाद सही हम है, लोग सही सर अभी गया हूँ मैं। हाँ बस सही है सर। सर रिकॉर्डिंग अब रात में डाल देंगे। हाँ मैं अपलोड कर दूंगा, फौरन अपलोड कर दूंगा, चला शाम तक देख लेना। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है मैंने इस तरह बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला 2 पॉइंट कंसिडर करके मैंने इसकी स्लोप सर निकाल ली। मेरा नेट फिर से फेल हो गया था सर, आपने पीछे और तो कुछ नहीं करा। अब मैंने ये वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तुम देख लो कौन सा क्वेश्चन तुमने किया हुआ है, उसके सर बाद। ये इसके बाद वाले आपने कहा। ठीक है सर। बस उसके बाद यही क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह देख लेना। ठीक है, तो मुझे ठीक सर। ग्रेडियंट चाहिए थी, एक मुझे चाहिए था वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट इसका 6 आ गया। और ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए फिर मैंने वही 2 पॉइंट्स कंसिडर किए, 2 पॉइंट कंसिडर करके मैंने इसकी ग्रेडियंट निकाल ली, ग्रेडियंट -1 आ रही है। और जब मैंने -1 पुट की तो मेरे पास जो इक्वेशन आ रही थी वो आई थी y इज इक्वल टू -x+6। और सिंस आई हैव टू राइट द इनइक्वालिटी, मुझे ये देखना है कि मेरा जो रीजन है वो बिलो है कि अबव है। तो मेरा जो रीजन है वो लाइन से बिलो आ रहा है, y की लेसर वैल्यूज की तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करके अपनी इनइक्वालिटी को डिफाइन कर लिया। दिस इज द इनइक्वालिटी, ये आखिरी इनइक्वालिटी हो गई, ये 4th वन थी, ये 5th वन हो गई।
पार्ट नंबर सी में मुझसे कह रहा है कि ऑन द डायग्राम ड्रॉ द लाइन दैट इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 5 और 0। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट 5 और 0 को मार्क कर दिया, ये मेरा पॉइंट 5 और 0 हो गया। और वो कह रहा है कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो लाइन, ये जो लाइन गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये वाली लाइन है, ठीक है, लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दी दोबारा। तो वो कह रहा है कि ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो कि 5 और 0 से पास हो रही है और पैरेलल हो इस लाइन के। तो मैंने 5 और 0 से लाइन स्टार्ट करके एक पैरेलल लाइन स्केल के थ्रू सीधी लाइन मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, बस यही इसका आंसर हो गया। हमें यही करना था, ग्राफ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो बिल्कुल इसके पैरेलल हो स्केल से, और वो 5 और 0 से पास हो रही है, तो इस तरह की लाइन आगे ड्रॉ कर दो। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट सी। In part number D, we have to find the gradient of the line that is perpendicular to y is equals to x plus 2। हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रहा है और कह रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन को यूज करते हुए पहले स्लोप निकालो। तो हमने इस लाइन को कंपेयर किया y इज इक्वल्स टू mx से, तो हमें पता चला कि इस लाइन की जो इक्वेशन आ रही है, इस लाइन की जो ग्रेडियंट आ रही है वो 1 आ रही है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है इस लाइन की जो ग्रेडियंट आ रही है वो 1 आ रही है। और फिर कह रहा है कि तुम उस लाइन की ग्रेडियंट बताओ जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए आपको पता है नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बनेगा 1/1, और इसका साइन ऑपोजिट कर दूंगा तो ये -1 बन जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो -1 आ जाएगा, क्योंकि जो लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो उसका ग्रेडियंट -1 होगा, क्योंकि ग्रेडियंट का परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन है, बस उसको भी देख लो ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए, हमारा कोर्स इस टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बाकी तुम लोग रिकॉर्डिंग में इसको देख देख के आराम से कंप्लीट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूं मैं। लास्ट क्वेश्चन में अगेन वी हैव अ फिगर डायग्राम उसने बना के दी है। वो हमसे ये कह रहा है कि द डायग्राम शोज द 3 लाइंस, हमें 3 लाइंस वो शो कर रहा है। ये फर्स्ट लाइन है जिसको उसने बोला x इज इक्वल टू 8, ये x इज इक्वल टू 8 वाली लाइन है। और उसने दूसरी लाइन मुझे दी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, तो ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 21 है, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट 21 है। तो ये लाइन जो है मैं उसको लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 21। और ये जो थर्ड लाइन है, ये लाइन है 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स। तो मैंने तीनों लाइंस को लेबल कर दिया। अब वो मुझसे कह रहा है कि ये तीनों लाइंस जो है ना वो a b और c 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करनी है, जो कि एक ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। मुझसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। तो बी के कोऑर्डिनेट्स, मुझे x तो पता है 8 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है उसकी x वैल्यू तो 8 है, क्योंकि देखो यहां से मैं पढ़ सकता हूँ ना, ये 8 आ रही है। मुझे सिर्फ इसकी y वैल्यू निकालनी है। तो y वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने इस वाली इक्वेशन में जिसपे b था, ये जो लाइन आ रही है यहाँ से लेके डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, बी पॉइंट जो है वो बेसिकली इस लाइन पे है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह पे मैंने 8 पुट करके इसको सॉल्व कर लिया और y की वैल्यू निकाल ली, तो y की वैल्यू 10 आ रही है, क्योंकि ये जो पॉइंट है बेसिकली ये इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, और इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, द पॉइंट बी इज ऑन दिस लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है जो कि 2y इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स है। तो मैंने क्या किया, सिंस आई हैव द x कोऑर्डिनेट विद मी, x कोऑर्डिनेट मेरे पास है, तो मैं x की जगह पे 8 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू 10 आ गई, तो इसका मतलब जो मेरा b कोऑर्डिनेट था उसकी वैल्यू आ गई 8 और 10। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए ना कि एक पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है, तो इसका मतलब है कि वो जो इक्वेशन है वो उस लाइन की भी इक्वेशन है और वो उस पॉइंट की भी इक्वेशन है, तो वो पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू दे दूं तो आप y की वैल्यू इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हो। पार्ट बी में वो कह रहा है द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, ठीक है। इक्वेशन उसने आपको दी हुई है, इस बार इक्वेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशंस आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने तीनों इक्वेशंस आपको पहले से बना के दी हैं, आपको सिर्फ इनइक्वालिटी में इनको कन्वर्ट करना है। तो पहली वाली लाइन जो है, अगर मैं x इज इक्वल टू 8 की बात करूं तो मुझे बताओ रीजन जो है वो x की ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है कि लेसर वैल्यूज की तरफ है, क्योंकि आप देख रहे हो रीजन आगे की तरफ है। ए बी सी जो है वो इस लाइन से, अगर मैं इसको शेड कर दूं इस तरह, इस रीजन की बात कर रहा है, वो जो ट्राइंगल बन रहा है ना, मैंने उसको शेड कर दिया। तो ये जो शेडेड रीजन है बेसिकली ये ट्राइंगल से, ये जो लाइन है इसके
बाद है, मतलब ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है, तो इसीलिए मैंने ग्रेटर का साइन यूज किया, x इज ग्रेटर देन 8। और चूंकि ये डॉटेड लाइन थी तो इसलिए मैंने इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं किया। तो ये एक इनइक्वालिटी हो गई। दूसरी इनइक्वालिटी के लिए ये देखो कि ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन है ना, तो अब मुझे बताओ रीजन अबव है कि बिलो है? तो रीजन जो है वो इस लाइन के अबव है, ऊपर की साइड पे है, ग्रेटर वैल्यूज की तरफ है। इसीलिए मैंने फिर ग्रेटर देन का साइन यूज करके अपनी इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये काम मुझे करना था। इक्वेशन उसने मुझे इस बार बना के दी थी, तो मुझे इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी। लास्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स दैट इज इनसाइड द ट्रायंगल ए बी सी। कह रहा है इस ए बी सी के अंदर इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है, एक पॉइंट मुझे बताओ कि कौन सा है। तो अब चूंकि यहाँ ग्राफ प्रॉपर यहाँ लेबलिंग नहीं हुई ना, तो इसी वजह से मुझे जो है ना, क्योंकि मुझे लास्ट क्वेश्चन याद है, ये इस तरह का क्वेश्चन यहाँ भी आया था, ये रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने मार्क करके जल्दी से रीड आउट कर लिए थे कि कौन कौन से इंटीजर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ मुझे जो है वो प्रॉपर लेबलिंग उसने नहीं दी हुई। तो मैं क्या करूंगा, इनइक्वालिटीज को यूज करूंगा। तो मेरे पास जो पहली इनइक्वालिटी है वो है x इज ग्रेटर देन 8, मतलब x 8 से बड़ा है। तो 8 के बाद जो अगला इंटीजर है वो 9 है, तो मैंने x की वैल्यू 9 सपोज कर ली। ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर आएगा, क्योंकि x से अगला इंटीजर 8 के बाद अगला 9 है। अब मैं बाकी दो इनइक्वालिटीज में x की जगह पे 9 पुट करके उनको सॉल्व कर लेता हूँ, और फिर मैं अपनी y की वैल्यू डिसाइड कर लूंगा कि मेरी y की वैल्यू क्या होगी। जब मैंने पहली वाली इनइक्वालिटी जो मेरे पास कौन सी है, ये वाली 2y इज ग्रेटर देन 12 प्लस x, तो मैंने x की जगह पे 9 पुट किया। x की जगह पे 9 पुट किया क्योंकि ये x मैंने अज्यूम किया था, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 8 है ना, तो 8 के बाद अगला इंटीजर 9 होगा। ठीक है, मैं 10 नहीं ले रहा, मैं 10 नहीं ले रहा क्योंकि 10 तो हो सकता है ना हो, 9 तो होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 8 के बाद 9 वैल्यू तो होगी ना, एक तो आएगा ही आएगा यहाँ बीच में। तो मैंने 9 अज्यूम कर लिया। 9 अज्यूम करके मैंने बाकी दो इनइक्वालिटीज में x की जगह पे 9 पुट किया, तो 12 में जब 9 ऐड करूंगा तो 21 आएगा, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 10.5। 21 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 10.5। इसी तरह जब मैं यहाँ 9 पुट करूंगा x की जगह पे, तो ये 9 यहाँ पॉजिटिव का है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 21 में से जब मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा y इज लेस देन 12। तो x की वैल्यू तो मुझे समझ में आ गई, x की वैल्यू मेरे पास है 9। अब मुझे y की वैल्यू डिसाइड करनी है कि y की वैल्यू बेसिकली मेरे पास क्या आ रही है। तो y की वैल्यू क्या है, 10.5 तो इंटीजर नहीं है, 10.5 के बाद अगला इंटीजर क्या है 11, और 11 के बाद अगला क्या है 12, तो 12 तो मैं ले नहीं सकता, इसका मतलब y का आंसर सिर्फ 11 ही होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर जो इंटीजर कोऑर्डिनेट है वो 9 और 11 है। ये मैंने थोड़ी सी वर्किंग करके इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास जो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो 9 और 11 आ रहे हैं। 9 और 11 जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर का पार्ट है। इसके अलावा अगर अगला लूंगा तो वो ट्राइंगल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे इनइक्वालिटी बता रही है कि y की वैल्यू जो है ना वो 12 से छोटी है और y की वैल्यू 10.5 से बड़ी है।